सतीश जी, आप इतनी कमियां बता रहे हो उनकी, जब चुनाव होते हैं खासतौर पर दिल्ली एमसीडी के, आप 15 साल से एमसीडी में थे, आप लोग चुनाव हार जाते हैं। सवाल ये नहीं है हमको लोगों ने हमारा जो वोट परसेंट है हमको कोई उठा के नहीं फेंक दिया, लोगों ने बराबर का हमको सम्मान दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने अपना जो राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया है वो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। मेरा ये कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ये तर्कहीन है। 93 से 98 तक आपके सीएम रहे, उसके बाद शीला जी आ गई। दिल्ली की जनता ने आपको गद्दी नहीं दी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है। गुजरात के लोग जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़ते हैं, इनका मेयर बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पावर्स के लिए जाते हैं, एलजी की पावर्स सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर देता है। मतलब यूपी के ये म्यूनसिपैलिटी के चुनाव लड़ते हैं, वहाँ इनका खाता खुल जाता है। 500 साढ़े 500 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में आप कहीं पर जो बीजेपी कांग्रेस से भी नाराज किसी को उम्मीदवार को आपने दे दी, 1-2 लोग जीत गए, इसका मतलब ईमानदारी से थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर एक धरना चल रहा है कई दिनों से, मतलब महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से उस धरने में कोई जा नहीं रहा। बीजेपी का जाना नहीं जाना, जिनको राजनीतिक किसी भी आंदोलन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी काम मंत्रालय का नहीं है। पोस्को एक्ट लगा हुआ है। अगर पोस्को एक्ट सही होता, ये तो अब देखिए जांच का विषय है। लेखक, कवि, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष, ये हैं दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश उपाध्याय जी। राजनीति के साथ साथ कवि और समाज सेवक कैसे इतना वक्त निकाल लेते हैं, इसके साथ साथ दिल्ली के मुद्दों पर कैसे दिल्ली सरकार को घेर लेते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में खुद दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, दो बातें हैं, करीब 3 दशक से आप पॉलिटिक्स में हैं और लगभग हर चीज़ में आपने प्रतिनिधित्व किया। आप निगम पार्षद भी रहे हैं, एल्बम भी आपकी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और इसके साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है? क्या कोई खास वजह है इसकी? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग समाज के कार्य में हैं और समाज का कार्य करते हैं जी। और वो ऊर्जा समाज के कार्य करने से ही आपको मिलती है। हाँ। जब आप सेवा करते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं कहीं बैठकर, तो ईमानदारी से मन में एक संतोष मिलता है और वो संतोष आपके आने वाली ऊर्जा का कारण बनता है। कई बार आप थके हुए होते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में होते हैं, कोई आप किसी की मदद कर पाते हैं, उसके चेहरे पर जब खुशी आपको दिखाई देती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आते हैं और रोज़ मैं ऐसा देखता हूँ, तो उसी से हमको एक नई ऊर्जा हमेशा मिलती है। और ये ऊर्जा जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनको भी हम देखते हैं और उनको जब समझते हैं, तो हम तो अपने आप को कुछ नहीं मानते। जो 18 घंटे कार्य करते हैं, लगातार इस देश की चिंता करते हैं, लगातार देश के प्रधानमंत्री लोगों की चिंता करते हैं, वंचित समाज की चिंता करते हैं, जिनको कुछ नहीं मिला उनकी चिंता करते हैं। और जब हम उनको देखते हैं तो हमें और ज़्यादा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। अच्छा, आप इतना सॉफ्ट दिल होते हुए भी इतनी सख्त राजनीति कैसे कर लेते हैं? आप एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और दिल्ली सरकार के लिए आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं? कभी भी मौका मिलता है आप टारगेट कर जाते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। राजनीति में बहुत सारे दल आते हैं, बहुत सारे दल कार्य करते हैं, कांग्रेस भी है, अन्य दल भी हैं जिनके साथ आप देश की आज़ादी से लेकर के अब तक लगातार उन दलों के साथ काम करते हैं। दिल्ली की ये जो पार्टी है, जिसको आप एएपी कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, ये पार्टी लोगों को भला करने वाली आई हो, वो भी पार्टी नहीं है। और जो केवल और केवल कहना कुछ, बोलना कुछ, दिखाना कुछ और करना कुछ। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 93 से 98 तक आपके सीएम रहे, उसके बाद शीला जी आ गई। दिल्ली की जनता ने आपको गद्दी नहीं दी, क्या कोई कमी आप लोगों की तरफ से रही, या फिर आपको लगता है कि जनता सीएम चेहरे या ऐसा कुछ आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रही? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल्य आधारित राजनीति की है, विचारों पर आधारित राजनीति की है। आपको याद होगा कि जैन डायरी में अडवाणी जी और खुराना जी का कहीं पर नाम आया था हवाला केस में। हाँ, तो उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देकर अडवाणी जी ने ये कहा, एक नए मापदंड स्थापित किए
और ये कहा कि जब तक मेरा नाम वहाँ से नहीं हटेगा तब तक मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं कोई पद पर नहीं रहूँगा। और उस समय राजनीति जो थी वो विचारों की, सिद्धांतों की राजनीति थी, मूल्यों की राजनीति थी। आज क्या हो रहा है आपके सामने? शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस में लगातार ज़मीन से लेकर आसमान तक घोटाला हुआ, चाहे वो कोयला घोटाला था, चाहे वो 3G का घोटाला था। और अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली में की राजनीति में अन्ना हजारे के इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ पर आए थे। हमारा कहना यह है कि आप जो कहते हो वो आप करते नहीं हो। लोगों को, देश की जनता, दिल्ली की जनता भोली है, लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपने इस विश्वास को कितने तरीके से तोड़ा है। लेकिन सर, सवाल यह है कि जो शीश महल जिसकी आप बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने अपना जो राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया है वो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। मेरा ये कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ये तर्क ही तर्कहीन है। कांग्रेस का मुख्यालय, बीजेपी का मुख्यालय हमने बनाया, हम सत्ता में आने के बाद बनाया। हमने पहले भी बनाया, हमने अभी भी बनाया, पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। राजनीतिक दल का ये काम है, हम हर जिले में बना रहे हैं। हम कोई ये डर थोड़ी, हम क्या कह रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूं उस पर आइए आप। सवाल है कि आपने कहा कि मैं अपनी वैगनआर में घूमूंगा, क्या वो वैगनआर में घूम रहे हैं? मेरा सवाल यह है। आपने कहा कि हमारे मंत्री 2 कमरे के मकान में आम आदमी की तरह से रहेंगे, क्या वो 2 कमरे के मकान में रही? हमने तो नहीं कहा था ना, बीजेपी ने कहा था कि हम अपना कार्यालय नहीं बनाएंगे। अरे हमको तो पार्टी की गतिविधियां बढ़ानी है। आज तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है। बीजेपी के मुख्यालय को तो छोड़ दीजिए ना, आप बताइए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। लेकिन सतीश जी, आप इतनी कमियां बता रहे हो उनकी, जब चुनाव होते हैं, खासतौर पर दिल्ली एमसीडी के, आप 15 साल से एमसीडी में थे, आप लोग चुनाव हार जाते हैं, वो करप्शन को एक मुद्दा बनाते हैं, वो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को एक मुद्दा बनाते हैं और ये मुद्दे स्ट्राइक करते हैं लोगों के मन पे। देखिए, ऐसा होता है कि आज दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आपके सामने हुआ, आप खुद निगम पार्षद भी रहे और मैं निगम पार्षद रहा हूं, और आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी 2 अंकों को भी पार नहीं कर पाएगी, राइट। और जब आप एमसीडी में आए हैं तो आज हम जिस तरीके की केवल नेक टू नेक जो चीज़ हुई हैं, और उसमें बहुत सारे चीज़ों के कारण से जो सत्ता में हमको नहीं आना चाहिए था। सवाल ये नहीं है हमको लोगों ने, हमारा जो वोट परसेंट है, हमको कोई उठा के नहीं फेंक दिया। लोगों ने बराबर का हमको सम्मान दिया है, और किसी एक को तो सत्ता में आना ही है तो वो आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जो कांग्रेस को 38% या 30%, 32% वोट मिलते थे, वो 2% पर आ जाएं। आज भी बीजेपी 38%, 40%, 42% वोट लेकर के एक हम सम्मान के साथ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट चुनाव होते हैं, तो अगर इतना ही आपको लोग लाइक करते हैं तो पार्लियामेंट में क्या हो जाता है? जमानतें जब्त हो जाती हैं आपकी सब जगह। बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है। गुजरात में लोग जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़ते हैं, इनका मेयर बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पावर्स के लिए जाते हैं, एलजी की पावर्स सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर देता है। मतलब यूपी के ये म्यूनसिपैलिटी के चुनाव लड़ते हैं, वहाँ इनका खाता खुल जाता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अरविंद जी या उनकी पार्टी मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का क्या था? तृणमूल कांग्रेस या और जो क्षेत्रीय दल हैं, या ये जो शरद पवार की पार्टी है, एनसीपी है, ये पहले राष्ट्रीय पार्टी, कितनी राष्ट्रीय पार्टियों का जो स्टेटस है वो कम हुआ है? और वो जरा वो इलेक्शन कमीशन का डाटा निकालिए। देखिए, आप जब पार्टियां नए उभार पर आती हैं, जनता उनको सामने देखती है, जनता उनको परखती है, उनके स्टेटस बाद में वापस भी चले जाते हैं। बसपा का गया हाल ही में, बसपा का गया, तृणमूल का गया, एनसीपी का गया, कितने लोगों के स्टेटस नेशनल पार्टी के चले गए। लेकिन ये पार्टियां कब से 10 साल 15 साल पहले शुरू हुई। उन्होंने यहाँ भी, गोवा में भी चुनाव लड़ा। अब आपको दो सीटें आपको, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी जो जहाँ जमानतें जब्त हो गई। सो इट्स मैंने कहा ना कि राजनीति में एक समय चक्र है, और एक पूरा लोगों को समझने में समय लगता है। आप पूरे 500 सीटों में
500 550 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में आप कहीं पर जो बीजेपी कांग्रेस से भी नाराज किसी को उम्मीदवार को आपने दे दी, 1-2 लोग जीत गए, इसका मतलब ईमानदारी से थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये जो समय है ना, ये इसलिए नेशनल पार्टी बनती भी हैं और नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो वापस भी होता है। जी, आप लोगों पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप लोग स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आप तो पार्षद भी रहे हैं, आप भी जानते हैं कितनी मजबूत है स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली की। निगम का एकीकरण हो गया, उसके लिए भी लोग कोर्ट गए हैं। आपको लगता है वाकई जो रस्साकशी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसकी वजह से दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं? जिसके पास लोकतंत्र की खूबी है, जिसके पास चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो विधायिका हो और चाहे पार्लियामेंट हो, जिसके पास बहुमत होगा वो अपना बहुमत के हिसाब से एवरीथिंग इज रिटन ऑन द रूल बुक। बहुमत तो उनके पास है, वो कहते हैं। हमने तो नहीं रोका। आप जब मेयर का जो चुनाव हुआ, किस तरह का नंगा नाच इन्होंने इस सदन में किया, इसको देखने की ज़रूरत है क्या? सतीश जी, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आंकड़े भी कहते हैं। दिल्ली के अंदर एक धरना चल रहा कई दिनों से, मतलब महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से उस धरने में कोई जा नहीं रहा। दिल्ली के पहलवान, देश के दिल्ली में पहलवान, एक धरना नहीं चल रहा। जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, पहलवानों का एक धरना नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा सामने मीडिया में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। धरने और भी छोटे छोटे बहुत चल रहे हैं। तमाम जो दिखाई, जो दिखता, जो मैनेजमेंट कर सकता है वो दिखाई देता है। नहीं, लेकिन देश का नाम लोगों ने रोशन किया है, इंटरनेशनल मेडल लिए हैं। हम किसी पीएम साहब से मीटिंग भी लोगों ने की है। हम देश के खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, राइट? हम देश के खिलाड़ियों को सर आंखों पर रखते हैं। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है। बीजेपी का जाना नहीं जाना, जिनको राजनीतिक किसी भी आंदोलन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। और आप राजनीति का ये सारा का सारा नैरेटिव, अभी आप पुराना जाएंगे तो बहुत सारी बातें याद में आ जाएंगी। आप बाकी आंदोलनों को ध्यान में देंगे तो एक पूरा एक डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में आप देश के प्रधानमंत्री, जो देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप कुछ चीज़ों में कुछ मैं खिलाड़ियों से भी मेरी अपील है कि आप अपने धरने को, अपने आंदोलन को दूसरे लोगों के कंधे की बंदूक मत बनने दीजिए। आप ये राजनीति, हम तो राजनीति सब आएंगे, केजरीवाल भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, कांग्रेस, ये सवाल ये नहीं है। हमारा नहीं जाना, ये हमारा व्यक्तिगत वो है। उनके लिए जो काम करना है, कितने कितने घंटे देश के खेल मंत्रालय के साथ, खेल मंत्री के साथ इन लोगों का बैठना हुआ है। आपकी अपना कहना है, आपके जो कुश्ती संघ हैं, जो संघों के आपस की लड़ाई है, ये आपका अपना इशू है। और इसमें जो मंत्रालय को काम करना है, मंत्रालय ने जांच समिति बनाई है, मंत्रालय जांच कर रही है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी काम मंत्रालय का नहीं है। पोस्को एक्ट लगा हुआ है। अगर पोस्को एक्ट सही होता, ये तो अब देखिए जांच का विषय है, इस पर मैं ना तो आप जजमेंटल है ना मैं जजमेंटल हूं। ये तो जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब पुलिस जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एजेंसी कॉम्पिटेंट नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना जांच, बिना जो भी कुछ कर रहे होंगे, ये तो उनका दायरा है ना? इसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं कि पॉस्को एक्ट अगर लगा हुआ है, पॉस्को एक्ट को लगने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है गिरफ्तारी दिखाने के लिए, वो पूरा है या नहीं है, ये तो मैं तो इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता ना। और बार बार आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, तो भाई सामने पुलिस को दे दीजिए और गिरफ्तार कराइए। हम कोई किसी संघ के साथ नहीं है। लेकिन अगर तरह तरह की खबरें आती हैं, आप भी खबरें देते हैं, हम भी लोग खबरें पढ़ते हैं, दूसरे उनके बारे, वो जो कहते हैं वो भी हम सुनते हैं कि ये एक कुछ लोगों का वो है कि वो हमने जो सुना कि वो ट्रायल नहीं देना चाहते, इस कारण से ऐसा है, व्हाटएवर। हम कोई जजमेंटल ना हमें पता और ना ही इसके बारे में कोई हम विशेषज्ञ हैं। जी, आपको लगता है कि जिस तरह से जनभावना इस जंतर मंतर के आंदोलन में उमड़ रही है, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? हरियाणा में अगर चुनाव होते हैं, नहीं, मैंने कहा ना, आपके सवाल में ही इसका उत्तर है। जो सवाल आपने किया उसी में उत्तर है कि जनभावना हरियाणा का चुनाव, तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि हरियाणा से जुड़े इसीलिए मैंने कहा आपके सवाल में ही इसका जवाब है। कुछ आंसर जिसे कहना चाहिए शांति में ही छुपे होते हैं, और वो आंसर इसी में ही है।
एक सर, आप लोग शराब घोटाले को लेकर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, झूठा कैंपेन भी आप लोगों ने चलाई है। हालांकि अभी हाल ही में जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट से इस केस के 2 आरोपी हैं, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, इनकी बेल ऑर्डर जारी हुआ। आम आदमी पार्टी से अपनी एक बड़ी जीत बता रही है। मतलब कोई अब एक अगर कोई, आप पहले तो बताइए कि पहले तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि शराब का कोई घोटाला ही नहीं है, शराब में कुछ एक्साइज पॉलिसी में कुछ गलत है ही नहीं। अगर एक्साइज पॉलिसी आपकी सही थी तो आपने उस पॉलिसी को बंद क्यों कर दिया? अगर आपकी इतनी पॉलिसी सही थी ना तो आप कोर्ट में जाते और कहते कि हमारी पॉलिसी सही है और इसी को हम आगे चलाएंगे, क्योंकि हम तो आम आदमी पार्टी, हम तो स्वराज्य वाले हैं, हम तो सही लोग हैं और हम जो कहते हैं वो आम जनता के लिए कर रहे हैं। तो आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत थी तो आप कोर्ट में जाते और इस पॉलिसी को चैलेंज करते कि नहीं हमारी पॉलिसी ठीक है, लोग सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या पुलिस ने और कोर्ट ने, अगर एक आप कोई जब केस होता है तो उसमें 10, 20, 15, 20, 25 लोग हैं चार्जशीट में जो लोग हैं। अब भाई अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जज ने देखा कि ये 2 लोगों के खिलाफ आरोप नहीं है, उनको बेल मिल गई, तो वो जीत हो गई। यानी मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही, तो यानी कोई लोग जिनको बेल मिल गई किसी कारण से या उनको संज्ञान नहीं लिया गया, तो इसका मतलब उनकी जीत हो गई। कर्नाटक की हार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या दिल्ली तक इसका इफेक्ट पड़ेगा? एग्जिट पोल जो आए थे उसी एग्जिट पोल के आसपास चीज़ें सामने आई हैं और कोई बीजेपी अगर बुरी हार तो होती कि बीजेपी का सफाया हो गया, सीटें काफ़ी कम हो गई सर। बीजेपी का सफाया हो गया। तो 20-25 सीटें जो हमारी कम आई हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए भी सोचने और समझने का विषय है। हिमाचल की जीत को भी वो बड़ी जीत बताते हैं, उसके बाद कर्नाटक में मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हिमाचल की जीत, कर्नाटक की जीत, कांग्रेस को जो ऑक्सीजन मिली है उस ऑक्सीजन को लेकर के शायद जिस तरह की जो बयानबाजी उनके लोग कर रहे हैं कि उसका असर 24 पे पड़ेगा, 24 भी आपके सामने आएगा। और बीजेपी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में ये देश न रुकेगा न झुकेगा और मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से, पिछली बार तो 300 पार था, उससे भी बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी। एनडीएमसी के पास क्या विज़न है दिल्ली को और खूबसूरत बनाने के लिए? आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम एक एनडीएमसी लगातार पूरे इस लुटियन दिल्ली में हमारा 43.2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। एनडीएमसी निकायों में देश में अनेक स्वच्छता सर्वेक्षणों में नंबर 1 पर भी आई है। वाटर प्लस का सर्टिफिकेट हमको मिला है। हम लगातार यहाँ के नागरिकों की सुविधाओं के लिए, इस एनडीएमसी से प्रदूषण समाप्त करने के लिए, एनडीएमसी को हरा भरा बनाने के लिए, एनडीएमसी के लोगों को पूरी तरह से डिजिटाइज करने के लिए, एनडीएमसी पूरी तरह से जो हमारे रोड्स हैं उनकी लाइट्स को अच्छा करने के लिए, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लगातार एनडीएमसी ये अनवरत काम करती रहती है। और एनडीएमसी में आपने देखा होगा कि अभी G20 चूँकि देश के लिए गौरव का विषय है, G20 दिल्ली में हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल है, जिंदगी चलते चलते, ये आपकी कविताओं का एक संग्रह है। सतीश जी, कैसे मन में आया कविताएं लिखी और इन कविताओं का सार क्या है? देखिए, मैं ना तो कोई कवि हूँ ना ही साहित्यकार हूँ, मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ। और ऐसे ही ये कोरोना से पहले की बात है कि समय था तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया। पहले 8-10 कविताएं लिखी, फिर 15, 20, 25, 30 हो गई। आपके जैसे किसी मित्र को दिखाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, तो इसको क्यों ना एक पुस्तक बना दी जाए। और मेरे जो विषय वस्तु थी उसमें वो सारे ज़िंदगी के इर्द गिर्द के ही सब्जेक्ट थे। भावना है, धैर्य है और समय है। ये इस तरह के, एक कविता मैंने उस पर चाय पे भी लिखी थी कि चाय कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, किस तरह से चाय पर डिप्लोमेसी होती है और किस तरह से चाय काफ़ी चीज़ों को परिवर्तित भी करती है। तो ये मैंने एक कविता लिखी और बाद में उसको कुछ एक चैनल ने मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड भी किया है। एल्बम का रूप दिया गया है। एल्बम का रूप दिया गया है। अब उसको, लेकिन मैं ऐसा, मेरे पास कोई ऐसी विधा नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अशोक चक्रधर जी का, उन्होंने उसका उसके बारे में प्रस्तावना लिखी है। समय पर एक कविता है, तो शेयर करना चाहेंगे? एक लाइन मुझे याद है, समय पर कविता है कि समय बोलता नहीं बस मौन है,
वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थे सतीश उपाध्याय जी। तमाम तरह के पद इनके पास है, अगर गिनाने लगे तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा। चूँकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से बीजेपी के अंदर मेहनत करते हैं, तो इनसे हर मुद्दे पर चर्चा करना वाजिब भी बनता है। और चूँकि दिल्ली बीजेपी में कई बड़े अहम पदों पर भी रहे हैं, तो दिल्ली को बारीकी से समझते भी हैं। दिल्ली सरकार में जो कमियां हैं उसको समय समय पर उठाते भी रहते हैं। हालांकि आजकल एनडीएमसी में काम देख रहे हैं, और एनडीएमसी को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे G20 की समिट हो, उसमें देश दुनिया में भारत का नाम रोशन हो, इसको लेकर लगन से लगे हुए हैं। तो खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।